अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, हमेशा की तरह मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। यानी आज की कक्षा में हम हिंदी भाषा उसके विकास को लेकर के तथा हिंदी भाषा की जो लिपि है उसका लिपि विकास और विद्वानों द्वारा लिपि सुधार हेतु जो प्रयत्न किए गए उन सभी की चर्चा और हिंदी भाषा की बोलियां, उपबोलियां, सभी तथ्यों की चर्चा आज की कक्षा में करने वाले हैं। तो मित्रों, शुरू करें आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न। भाव और विचार प्रकट करने वाले ध्वनि संकेत क्या कहलाते हैं? यानी भाव या विचार प्रकट करने वाले ध्वनि संकेत क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा भाषा। और मित्रों, याद रखिएगा कि भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है कहना या बोलना। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच जो विचारों का आदान प्रदान होता है या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच विचारों के आदान प्रदान के माध्यम की जो अभिव्यक्ति होती है उसे ही हम भाषा कहते हैं। अब बात करें अगले प्रश्न की। भाषा के कितने भेद माने गए हैं या भाषा के कितने प्रकार माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 3। मुख्य रूप से भाषा के 2 ही प्रकार माने गए, लेकिन आधुनिक शोधों के अनुसार इसके 3 भेद माने गए हैं। सबसे पहला जो भाग है मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। और मित्रों, जब वक्ता अपने विचारों को बोलकर प्रकट करे और श्रोता सुनकर के अर्थ ग्रहण करे वो मौखिक भाषा। जब लेखक अपने विचारों को लिख करके प्रकट करे और पाठक पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण करे वो लिखित भाषा। और जब संकेतों के आधार पर किसी को समझाने या कुछ कुछ बताने की जो प्रतिक्रिया होती है वह है सांकेतिक भाषा होती है। अब आगे हम बात करें अगले प्रश्न की। भाषा का मूल रूप क्या है? कि भाषा का मूल रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा मौखिक भाषा। यानी सबसे पहले मौखिक भाषा का ही विकास हुआ था, इसलिए ये भाषा का मूल रूप है। अब आगे आप याद रखिएगा कि भाषा का लिखित रूप उसे मानकता प्रदान करता है एवं सुरक्षित रखता है। कि भाषा एक परिवर्तनशील है, यानी इसमें शुरू से लेकर के आज अगर भाषा के विषय में हम चर्चा करें तो इसका एक कोई रूप एक स्थिर नहीं रह सका, यानी ये हमेशा परिवर्तनशील रही है। इसलिए लिखित रूप ही उसे मानकता प्रदान करता है कि किस समय किस भाषा का बोलबाला रहा और ये सुरक्षित भी रहता है। इसलिए मूल रूप तो मौखिक भाषा है, लेकिन भाषा को मानकता लिखित भाषा ही प्रदान करती है। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की। हिंदी किस भाषा परिवार की सदस्य है? यानी हिंदी किस भाषा परिवार की सदस्य है? तो इसका सही उत्तर होगा भारोपीय, यानी इंडो यूरोपियन। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा हिंदी भाषा। अगला प्रश्न, हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा संस्कृत को। अगला प्रश्न, संस्कृत का लौकिक रूप किन 2 भाषाओं में विभाजित था? कि संस्कृत का लौकिक रूप किन 2 भाषाओं में विभाजित था? तो इसका सही उत्तर होगा वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। अब आगे हम बात करें अगले प्रश्न की। पाली भाषा का कालक्रम क्या है? कि पाली भाषा का कालक्रम क्या है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर होगा 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। यानी पाली भाषा ये 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक इसका कालक्रम रहा है। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की। भाषा की प्रथम देश भाषा किसे कहा जाता है? यानी भारत की प्रथम देश भाषा किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा पाली को। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध के उपदेश किस भाषा में हैं? महात्मा बुद्ध के उपदेश किस भाषा में हैं? तो इसका सही उत्तर होगा पाली भाषा में। अगला प्रश्न, जैन साहित्य की रचना
मुख्य रूप से किस भाषा में हुई है? कि जैन साहित्य की जो रचना है वह किस भाषा में हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा प्राकृत भाषा में। अगला प्रश्न, अपभ्रंश शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? अपभ्रंश शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। अगला प्रश्न, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा स्वयंभू को। अगला प्रश्न, हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा शौरसेनी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न, अवहट किसे कहते हैं? अवहट किस भाषा को कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अपभ्रंश के परवर्ती और उत्तरकालीन रूप को अवहट कहते हैं। अगला प्रश्न, अवहट में शिक्षा का वर्णन किसने किया है? कि अवहट भाषा का शिक्षा में वर्णन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा विद्यापति ने। और विद्यापति ने भी अपनी रचना कीर्तिलता में अवहट भाषा का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न, शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषाएं कौन सी है? शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषाएं कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। यानी इन तीनों भाषाओं का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न, मागधी अपभ्रंश से किन भाषाओं का जन्म हुआ? मागधी अपभ्रंश से किन भाषाओं का जन्म हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा बिहारी, बंगाली, ओडिया और असमिया। यानी मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगाली, ओडिया और असमिया भाषा का जन्म हुआ है। अगला प्रश्न, अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी भाषा विकसित हुई है? कि अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी भाषा विकसित हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा पूर्वी हिंदी। आगे हम बात करें खस अपभ्रंश से विकसित होने वाली भाषा कौन सी है? कि खस अपभ्रंश से विकसित होने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा पहाड़ी हिंदी। अगला प्रश्न, ब्राचर्ड अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकली है? ब्राचर्ड अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकली है? तो इसका सही उत्तर होगा सिंधी भाषा। अगला प्रश्न, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से विकसित भाषा कौन सी है? कि महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से विकसित भाषा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा मराठी भाषा। अगला प्रश्न, हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं हैं? कि हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 5, जिसमें पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। और मित्रों याद रखिएगा कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है और इन 22 भाषाओं को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें पश्चिमी, पूर्वी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, हिंदी की कुल कितनी बोलियां मानी जाती है? यानी हिंदी की कुल कितनी बोलियां मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा 22 बोलियां। मित्रों यहाँ पर 18 टाइपिंग गलत है, यानी 22 बोलियां मानी जाती है जिन्हें संविधान में मान्यता प्राप्त है। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा कोरवी। अगला प्रश्न, खड़ी बोली नाम किसने दिया है? कि कोरवी बोली को खड़ी बोली नाम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा लल्लूलाल और सदल मिश्र ने। अगला प्रश्न, ब्रज भाषा केंद्र कहाँ है? कि ब्रज भाषा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा मथुरा में। अगला प्रश्न, तुलसीदास की
रचना रामचरितमानस किस बोली में है? कि तुलसीदास की रचना रामचरित या तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस किस बोली में रचित है? तो इसका सही उत्तर होगा अवधी बोली में। अगला प्रश्न, सूरदास किस बोली के प्रमुख कवि हैं? सूरदास किस बोली के प्रमुख कवि है? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रजभाषा के। अगला प्रश्न, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा विद्यापति को। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ी किस उपभाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी किस उपभाषा की बोली है? तो इसका सही उत्तर होगा पूर्वी हिंदी की। अगला प्रश्न, मारवाड़ी, मेवाड़ी और मालवी का संबंध किस राज्य से है? कि मारवाड़ी, मेवाड़ी, ये मेवाती और मालवी का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान से। अगला प्रश्न, भोजपुरी मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? भोजपुरी मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में। अगला प्रश्न, ध्वनि संकेत ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए प्रतीक चिन्हों की व्यवस्था क्या कहलाती है? कि ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए प्रतीक चिन्हों की व्यवस्था क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर होगा लिपि। अगला प्रश्न, संसार की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? संसार की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा ब्राह्मी लिपि। और मित्रों याद रखिएगा कि ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है और देवनागरी लिपि का विकास भी ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। अब आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिला? कि देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिला? तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में। और गुजरात के राजा जयभट्ट का जो शिलालेख है ये 7वीं-8वीं सदी का है। अगला प्रश्न, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो इसका सही उत्तर होगा जेम्स प्रिंसेप ने। और जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में ब्राह्मी लिपि का अध्ययन किया। अगला प्रश्न, हिंदी की वैज्ञानिक लिपि कौन सी मानी जाती है? कि हिंदी की वैज्ञानिक लिपि कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा देवनागरी। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की कि किस लिपि को लोकनागरी या हिंदी लिपि भी कहा जाता है? किस लिपि को लोकनागरी या हिंदी लिपि भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा देवनागरी को। और मित्रों याद रखिएगा कि काका कालेलकर ने इसे लोकनागरी कहा था। अगला प्रश्न, देवनागरी सुधार समिति जो 1946 में बनी के अध्यक्ष कौन थे? कि देवनागरी लिपि सुधार समिति जो 1947 में बनी इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य नरेंद्र देव। अगला प्रश्न, भारत की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी मानी जाती है? कि भारत की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ब्राह्मी लिपि। मित्रों याद रखिएगा कि भारत में सबसे प्राचीन 2 लिपियां प्रचलित थी, एक ब्राह्मी लिपि दूसरी खरोष्टी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि बाएं से दाईं और खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ब्राह्मी बाईं से दाईं ओर, खरोष्टी दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, किस लिपि को सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी कहा जाता है? कि वह लिपि कौन सी है जिसे आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ब्राह्मी लिपि। और मित्रों इसको याद करने का बस थोड़ा सा ट्रिक, यानी जो एक ट्रिक भी मान लो या एक तरीका मान लो कि ब्राह्मी लिपि तो ये बाएं से आप मिला करके आपको याद करना है कि ब्राह्मी लिपि बाएं से दाईं ओर और बाकी जो दाएं से बाएं चलेगी वो खरोष्टी लिपि है। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, अशोक के शिलालेख मुख्य रूप से किस लिपि में खुदे हुए हैं?
कि अशोक के शिलालेख मुख्य रूप से किस लिपि में खुदे हुए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ब्राह्मी लिपि में, और कुछ खरोष्टी में भी है और कुछ अरमाइक और ग्रीक भाषा लिपि में भी खुदे हुए हैं। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की। दाएं से बाएं यानी राइट टू लेफ्ट लिखी जाने वाली प्राचीन भारतीय लिपि कौन सी है, तो इसका सही उत्तर होगा खरोष्टी, क्योंकि बैक को हमने वैसे मिलाकर के ब्राह्मी को बाएं से दाएं पढ़ा है, तो दाएं से बाएं खरोष्टी लिपि हो जाएगी। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की, तो इसका सही उत्तर होगा जेम्स प्रिंसेप ने, जो 1837 में उसने पढ़ा था। अगला प्रश्न, गुप्त काल में ब्राह्मी लिपि के किस स्वरूप का विकास हुआ, कि गुप्त काल में ब्राह्मी लिपि के किस स्वरूप का विकास हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा गुप्त लिपि का। अगला प्रश्न, कुटिल लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, कि कुटिल लिपि का विकास किस लिपि से हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा गुप्त लिपि से। और मित्रों याद रखिएगा कि 6वीं से 19वीं शताब्दी के जो समय, उस समय गुप्त लिपि का समय काल रहा है। आगे बात करें हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, यह प्रश्न पहले भी आ चुका, तो इसका सही उत्तर होगा देवनागरी। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा ब्राह्मी की उत्तरी शाखा से, यानी ब्राह्मी लिपि की भी जो उत्तरी शाखा है उससे देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य के शिलालेख में मिलता है, कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम अगर प्रयोग की हम बात करें कि ये किस राज्य के शिलालेख से हमें प्राप्त हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख से। अगला प्रश्न, नागरी लिपि के दक्षिण भारतीय रूप को क्या कहा जाता है, कि जो नागरी लिपि है, दिया दो देवनागरी लिपि है, इसके एक तो उत्तरी रूप है एक दक्षिणी रूप है, तो नागरी लिपि के दक्षिण भारतीय रूप को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा नंदी नागरी। आगे हम बात करें देवनागरी लिपि से संबंधित अगले प्रश्न की कि देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है, तो इसका सही उत्तर होगा अक्षरात्मक लिपि। अगला प्रश्न, रोमन लिपि किस प्रकार की लिपि है, कि रोमन किस प्रकार की लिपि है, तो इसका सही उत्तर होगा वर्णात्मक लिपि। अगला प्रश्न, वर्णों के ऊपर खींची जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, कि वर्णों के ऊपर खींची जाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा शिरोरेखा, और शब्दों के नीचे जो हम अंडरलाइन लगाते हैं उसे क्या कहेंगे, तो उसका सही उत्तर होगा पादरेखा। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि के लेखन की दिशा क्या है, कि देवनागरी लिपि किस रूप में लिखी जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा बाएं से दाएं, यानी लेफ्ट टू राइट। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा ब्राह्मी लिपि से। अगला प्रश्न, देवनागरी किस प्रकार की लिपि है, तो इसका सही उत्तर होगा अक्षरात्मक। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा कहा गया है, कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा कहा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 343 का भाग 1, यानी अनुच्छेद 343 से 1 में। अगला प्रश्न, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा 14 सितंबर को। और मित्रों अगर विश्व हिंदी दिवस की बात करें कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा 22 जनवरी को। अगले प्रश्न की अगर बात करें कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल है, तो इसका सही उत्तर होगा 22 भाषाएं। अगला प्रश्न, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, कि राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न, हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था, कि हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा, तो गोपाल स्वामी अयंगर ने। अगला प्रश्न,
हिंदी की वह कौन सी लिपि है जिसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है? कि हिंदी की वह कौन सी लिपि है जिसमें जैसा बोला जाता है उसे वैसा ही लिखा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न, देवनागरी कुल कितने मूल स्वर और व्यंजन हैं? यानी देवनागरी लिपि में कुल कितने मूल स्वर और व्यंजन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 11 स्वर और 33 व्यंजन। यानी मूल रूप से 11 स्वर और 33 व्यंजन है। लेकिन कुल वर्णों की अगर बात की जाए तो कुल इसमें 52 वर्ण हैं जिन्हें मानक रूप प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि सुधार के लिए ए की बारकड़ी का सुझाव किसने दिया था? कि देवनागरी लिपि सुधार के लिए ए की बारकड़ी का सुझाव किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा सावरकर बंधुओं ने। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की कि पंचमा अक्षर ग, या, ण, न और म के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार देवनागरी हिंदी की आधिकारिक लिपि है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 343(1). अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में एक समिति गठित की गई जिसका नाम है लिपि सुधार समिति। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य नरेंद्र देव। अगला प्रश्न, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब व कहाँ हुई? तो नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी को वाराणसी में हुई थी। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे वैज्ञानिक लिपि किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा देवनागरी लिपि को। अगला प्रश्न, मराठी और नेपाली भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? कि मराठी और नेपाली भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा देवनागरी लिपि में। और अगले प्रश्न की अगर बात करें तो देवनागरी लिपि का विकास किस क्रम में हुआ है? यानी देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा ब्राह्मी। यानी पहले सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी, इसके बाद गुप्त लिपि आई, इसके बाद कुटिल लिपि रही, फिर नागरी लिपि और फिर रही देवनागरी लिपि। तो ये क्रम भी आप याद रखिएगा। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला बाय बी आंसर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।